लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो है वो स्कैरसिटी और फ्री गुड्स और इकोनॉमिक गुड्स के बारे में पढ़ा। अब मज़ीद आगे चलेंगे। अब जब इकोनॉमिक्स में हम थोड़ा सा आगे की तरफ आते हैं तो हमें एक ना मसले को डिस्कस करना है। मसला मतलब प्रॉब्लम हो गया। अब एक चीज़ होती है जिसे आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। अब ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? देखें, हमने पढ़ा कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं हमारे पास, लेकिन जो हमारी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। रीज़न क्या है इसका? रीज़न ये है कि भाई वांट्स तो ख्वाहिशें हैं ना, ख्वाहिशें तो आप सोच सकते हैं, तो सोचने पे कोई आपकी रिस्ट्रिक्शन थोड़ी है भाई, कोई पैसा थोड़ी लगता है। लेकिन रिसोर्सेज तो कमाए जाते हैं, टाइम लगाया जाता है। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो वांट्स है ना वो अनलिमिटेड है, लेकिन हमारे रिसोर्सेज जो है ना वो लिमिटेड है। तो हम अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए अपनी वांट्स को तो पूरा नहीं कर सकते। और वांट्स क्या है, एक ख्वाहिश पूरी होती है, हमारी दूसरी ख्वाहिश खड़ी हो जाती है, तीसरी ख्वाहिश खड़ी हो जाती है, चौथी ख्वाहिश, पांचवी ख्वाहिश। तो कहने का मकसद क्या है भाई, ख्वाहिश पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वांट्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई पैसा थोड़ी लग रहा है सोचने में। मैं यहाँ बैठ के सोच रहा हूँ कि भाई मैं सोच रहा हूँ मैं स्विट्जरलैंड में होता इस टाइम, तो भाई सोचने में क्या मसला है? तो सर आप क्यों नहीं है स्विट्जरलैंड में? अरे यार रिसोर्सेज नहीं है भाई, पैसे नहीं है, टाइम नहीं है। तो कहने का मकसद क्या समझ में आया कि ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और अनलिमिटेड वांट्स है ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इंसान की ख्वाहिशें पता नहीं कहाँ कहाँ की हैं, क्या क्या ख्वाहिशें हैं उसकी, लेकिन वो सारी ख्वाहिशें वो पूरी नहीं कर पाता क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो ये कहलाती है आपके पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यानी इस प्रॉब्लम का नाम जो रखा गया वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम रखा गया। और यकीन माने ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही नहीं हो सकती, क्योंकि इंसान की ख्वाहिशें हमेशा बढ़ती रहती हैं, ठीक है। और वांट्स जो है ना, उनके पीछे कोई सोचने के लिए कोई हमारा पैसा थोड़ी लगता है। हम तो बस सोच सकते हैं कि भाई बैठे बैठे आपने सोचा यार मैं जो है ना वो चार्टर अकाउंटेंट बन के जो है ना वो मैं डिफेंस में बड़ा सा बंगला खरीदूंगा, बड़ी सी बेहतरीन सी गाड़ी खरीदूंगा। भाई पहले सीए तो कर ले। सर करेंगे ना, लेकिन अभी क्या है, अभी तो सिर्फ सोच ही रहे ना। तो सोचना मतलब आपकी वांट्स अनलिमिटेड है भाई, तो कभी भी ये मसला हल नहीं हो सकता। रीज़न ये है कि वांट्स हमेशा ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही होती हैं बनिस्बत रिसोर्सेज के, क्योंकि रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए कमाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, लेकिन वांट्स को तो सिर्फ सोचना ही है आपने। तो समझ में आया कि वांट्स हमेशा तेज़ी से बढ़ेंगी एज कंपेयर टू रिसोर्सेज, जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है ये कभी भी सॉल्व नहीं हो सकती, ये हमेशा इकोनॉमिक प्रॉब्लम रहेगी। क्यों? क्योंकि सर वांट्स ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हैं एज कंपेयर टू रिसोर्सेज। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है सर? लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स। आई गेस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और फिर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, जिसको हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि कॉस्ट ऑफ बेस्टनेस ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैंने आपको समझाया कि वो चीज़ जिसे आप छोड़ देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अब नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, जैसे मैंने ब्लू पेंट और ब्लैक पेंट की एग्जांपल देके आपको समझाया था, क्लास और नींद का आपको समझाया था, तो आई गेस क्लियर हो चुका होगा। फर्दर अगर हम आगे चलेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अभी पहले लेक्चर के अंदर हम थोड़ा सा डिस्कस करके आए थे कि जो रिसोर्सेज होते हैं इकोनॉमिक्स में, उन रिसोर्सेज का मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। यानी ये वो तमाम चीज़ें होती हैं जिनको हम इस्तेमाल करके मज़ीद चीज़ें बना सकते हैं। और हमने यही पढ़ा था कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये हमारे पास 4 तरह के होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। अब देखें, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, डेफिनेशन के लिए हम क्या कह सकते हैं? फैक्टर्स यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो तमाम चीज़ें जिनकी मदद से हम गुड्स एंड सर्विसेज बना सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। पहला जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो लैंड है। लैंड के बारे में अब हम बात करेंगे। देखिए, जब हम लैंड के बारे में बात करते हैं तो लैंड, अब एक आम बंदे से आप पूछेंगे जिसने इकोनॉमिक्स कभी पढ़ी नहीं होगी, तो आप उससे पूछोगे भाई लैंड किसको कहते हैं? वो बोलेगा ज़मीन को कहते हैं लैंड। लेकिन ये तो इसका ट्रेडिशनल मतलब है। ट्रेडिशनल मतलब ये हर किसी को पता है कि भाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लैंड का मतलब क्या है? सर ज़मीन। तो इकोनॉमिक्स कहती है कि हाँ भाई सही कह रहे हो तुम, यानी जो लैंड है इसका जो ट्रेडिशनल मतलब है, ट्रेडिशनल मीनिंग जो है वो अर्थ है। बट इकोनॉमिक्स कहती है कि भाई इसका एक और मतलब भी है, इकोनॉमिक मीनिंग भी है इसकी। और वो इकोनॉमिक मीनिंग इसकी क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी वो चीज़ें जो नेचर की तरफ से हमें दी गई हैं, यानी तमाम नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास लैंड में काउंट होंगे। जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि
समंदर का पानी नेचुरल रिसोर्स है तो लैंड में काउंट होगा। उसमें जो मछलियां हैं वो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं, लैंड में काउंट होंगी। जो मरी, नारायण, कागान वगैरह जो फ्रंटियर एरियाज पे हम घूमने फिरने जाते हैं, वहाँ पहाड़ हैं, जंगलात हैं, तो ये तमाम चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लैंड में काउंट होंगी। ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के नीचे जो मिनरल्स हैं, जो रिसोर्सेज मौजूद हैं, जो नेचर की तरफ से गिवन है, वो सारे लैंड में काउंट होंगे आपके पास। जैसे कोयला है, कोल है, तो वो क्या है सर? एक मिनरल, एक नेचुरल रिसोर्स है हमारे पास, ठीक है। ये क्या है सर? ये लैंड में काउंट होगा। तो क्लियर हमें ये हुआ कि जो लैंड है इसके इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दो मतलब हैं। इन दोनों मतलब को मिलाएंगे तो लैंड की डेफिनेशन बनेगी। एक ट्रेडिशनल मतलब तो ज़मीन है, और दूसरा जो है वो आपके पास इकोनॉमिक मीनिंग के अंदर इसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। यानी तमाम नेचुरल रिसोर्सेज लैंड में काउंट होंगे आपके पास। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं तो लैंड रेफर्स टू ऑल नेचुरल रिसोर्सेज विच आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर सच एज ऑयल, मिनरल्स, फॉरेस्ट एंड सनलाइट एक्सेट्रा। तो तमाम फ्री गुड्स क्या है आपके पास? नेचर की तरफ से दिए जाते हैं, और जो तमाम फ्री गुड्स जो है वो नेचर की तरफ से होते हैं, और नेचर की तरफ से जो चीज़ें आपको दी गई होती हैं वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर लैंड में काउंट होते हैं आपके पास। इसके बाद जो फर्दर चलेंगे तो लैंड के अंदर जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है मोबिलिटी का। पहले तो आप समझिए कि ये मोबिलिटी किसे कहते हैं। देखिए, जब हम मोबिलिटी की बात करते हैं ना, तो मोबिलिटी का मतलब वैसे नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो किसी चीज़ को हम कहते हैं ना ये चीज़ मोबाइल है, तो इसका मतलब है इसे हम एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। मतलब मूवमेंट, फिजिकल मूवमेंट हम इसकी कर सकते हैं। जैसे ये पेंसिल है, अब मैं यहाँ से उठा के यहाँ लेके जा रहा हूँ, तो इसका मतलब है मैं इसकी फिजिकल मूवमेंट कर रहा हूँ। ऐसा ही है ना? तो ये जो फिजिकल मूवमेंट हो रही है इसे मैं बोलूँगा कि ये जोग्राफिकली मोबाइल है। जोग्राफिकली मोबाइल का मतलब होगा कि मैं इसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जा सकता हूँ। तो जो मोबिलिटी होती है इसको मूवमेंट के पॉइंट से देखेंगे, एक जगह से उठा के दूसरी जगह, तो ये जोग्राफिकल मोबाइल कहलाता है। जोग्राफिकल मोबिलिटी कहलाती है, मतलब फिजिकल मूवमेंट है। और मोबिलिटी का जो दूसरा मतलब है वो ऑक्यूपेशनल है। ऑक्यूपेशनल का मतलब होता है कि आप उससे ज़्यादा काम कर सकते हैं, एक से ज़्यादा कामों में वो चीज़ इस्तेमाल हो सकती है। अगर एक से ज़्यादा कामों में वो चीज़ इस्तेमाल हो सकती है तो उसे हम ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी कह सकते हैं, यानी मल्टीपर्पस है। जैसे फॉर एग्जांपल आप दो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, आपकी फैक्ट्री, आप दो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, चॉकलेट और बिस्किट्स। क्लियर होती है बात? अब अगर मैं चॉकलेट्स बनाने वाली मशीनरीज को सिर्फ चॉकलेट में ही इस्तेमाल कर सकता हूँ और उससे मैं बिस्किट्स नहीं बना सकता, तो मतलब क्या हुआ सर कि जो चॉकलेट बनाने वाली मशीनरी है वो ऑक्यूपेशनली इमोबाइल है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही काम के लिए बनाई गई है, उससे दूसरा कोई काम हम नहीं कर सकते। तो ये ऑक्यूपेशनली इमोबाइल कहलाएगा। लेकिन जो बिस्किट बनाने वाली मशीनरीज हैं, अगर मैं इन बिस्किट बनाने वाली मशीनरी से बिस्किट्स भी बना सकता हूं और चॉकलेट्स भी बना सकता हूं, दोनों बना सकता हूं, तो ये ऑक्यूपेशनली मोबाइल कहलाएगा, क्योंकि इससे मैं बिस्किट्स भी बना पा रहा हूं और चॉकलेट्स भी बना सकता हूं। तो अगर मल्टीपर्पज से एक से ज्यादा काम हो सकते हैं तो वो ऑक्यूपेशनली मोबाइल कहलाएगा, और अगर एक ही काम हो सकता है तो वो ऑक्यूपेशनली इमोबाइल कहलाएगा। फिजिकल मूवमेंट कर सकते हैं, एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, तो जोग्राफिकली मोबाइल कहलाएगा। लेकिन अगर एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके नहीं जा सकते तो वो जोग्राफिकली इमोबाइल कहलाएगा। तो जोग्राफिकली फिजिकल मूवमेंट, ऑक्यूपेशनली मींस मल्टीपर्पस, मल्टीटास्किंग कह सकते हैं आप इसको। अब जब हम लैंड की बात कर रहे हैं तो लैंड के पॉइंट से अगर हम समझेंगे तो देखिए ना, लैंड जो है उसके दो मतलब हैं इकोनॉमिक्स के मुताबिक। एक तो ट्रेडिशनल मतलब है अर्थ, और दूसरा नेचुरल रिसोर्सेस हैं। तो जो हमारे पास अर्थ है, अर्थ को जोग्राफिकली तो इमोबाइल है ना, जमीन का एक टुकड़ा उठा के मैं दूसरी जगह पे लेके तो नहीं जा सकता। अगर मैं गुलशन में रहता हूं तो मैं गुलशन की अपनी जमीन का वहां से उठा के जाके डीएचए में रख के तो नहीं बोल सकता ना कि अब डीएचए मेरी वाली जगह है। कहने का मकसद क्या है कि अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं और हम अर्थ को देख रहे हैं ट्रेडिशनल मतलब के मुताबिक, तो अर्थ जो है वो जोग्राफिकली इमोबाइल है। लेकिन अर्थ जो है ना वो ऑक्यूपेशनली मोबाइल है, क्योंकि ज़मीन पे आप एक काम थोड़ी कर सकते हैं। आप उस पर काश्तकारी भी कर सकते हैं, आप उस पर घर बना सकते हैं, आप उस पर हॉस्पिटल बना सकते हैं, आप उसको किसी को किराए पे दे सकते हैं, ऐसे ही पार्किंग बना सकते हैं, प्लाजा बना सकते हैं। तो कहने का मकसद ये हुआ कि जो अर्थ है आपके पास वो जोग्राफिकली इमोबाइल है और ऑक्यूपेशनली मोबाइल है। नेचुरल रिसोर्सेज भी तो लैंड में काउंट होते हैं। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये जोग्राफिकली मोबाइल होते हैं
और ऑक्यूपेशनली भी मोबाइल होते हैं। मतलब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको कोयला यानी कोल की एग्जांपल दी, तो ये जो कोल है आपके पास ये क्या है सर, ये हम बलूचिस्तान से एक्सट्रैक्ट करते हैं और पाकिस्तान भर में सप्लाई करते हैं, तो ये फिजिकली तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, और इसको हम बारबेक्यू के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, शीशा पीने में भी इस्तेमाल करते हैं, ऐसा ही है ना। तो ये ऑक्यूपेशनली भी मोबाइल है आपके पास। इसी तरीके से ये जो समंदर का पानी है आपका, ये नेचुरल रिसोर्स है, बिल्कुल है। आप जाएं बाल्टी भर के ले आए तो सर जोग्राफिकली मोबाइल है आपके पास। तो समझ में हमें ये आया कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये ज़्यादातर नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो जोग्राफिकली मोबाइल होते हैं और ऑक्यूपेशनली भी मोबाइल होते हैं, एक काम से ज़्यादा कामों में इस्तेमाल हो सकते हैं ये। फर्दर आगे चलेंगे लैंड के पॉइंट को लेके, तो हमारे पास क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ लैंड है, यानी किस तरीके से हम ज़मीन की क्वांटिटी और क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, इजाफा कर सकते हैं इसमें, या इसमें कमी आ सकती है। अगर मैं क्वांटिटी की बात करूंगा तो भाई अर्थ के पॉइंट से देखेंगे ना, अर्थ के पॉइंट से ज़मीन आपकी बढ़ सकती है, वॉर्स, रिक्लेम, जैसे कि फॉर एग्जांपल दो कंट्रीज़ के बीच में अगर कोई मसला चल रहा है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि दो कंट्रीज़ हैं, ये दोनों कंट्रीज़ किसी एक चीज़ को लेके लड़ रहे हैं, किसी एक मुल्क को लेके लड़ रहे हैं। आखिर में पता चलता है कि लेट सपोज ये जो बीच वाला जो मुल्क है वो ए वाले मुल्क को मिल जाता है, तो ए वाले को जब ये मिल जाएगा, ये ए वाले के हिस्से में आ जाएगा, तो उसके लैंड एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे कश्मीर की एग्जांपल ले लेते हैं, पाकिस्तान और इंडिया जो है ये दो लोग हैं, दो कंट्रीज़ हैं, और कश्मीर जो है वो इनके सेंटर में मौजूद है, जो एक डिस्प्यूट बहुत अरसे से चलता हुआ आ रहा है। एंड आई होप कि अल्लाह करे ये डिस्प्यूट जल्दी रिजॉल्व हो जाए, जो भी बेहतर है उसके। अगर लेट सपोज कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आ जाता है, तो पाकिस्तान का लैंड एरिया बढ़ जाएगा, और कश्मीर अगर इंडिया के हिस्से में काउंट करते हैं हम, तो इंडिया का लैंड एरिया ज़्यादा हो जाएगा। तो समझ में आया कि रिक्लेम करना, वॉर्स, जंगें लड़ने की वजह से हम ज़मीन कहते हैं हमारी है, तो जो वॉर्स हैं और रिक्लेम करके जो है वो आपकी अर्थ यानी ज़मीन की क्वांटिटी बढ़ सकती है। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो बढ़ सकते हैं अगर हम डिस्कवरी करना शुरू करें। जैसे पाकिस्तान में पेट्रोल नहीं है, अगर हमें पेट्रोल मिल जाता है, डिस्कवर हो जाता है, तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से आजकल जो हमारे यहाँ गैस का मसला चल रहा है, ये गैस का जो मसला है ये क्या हुआ है सर, पहले तो गैस हर 24 घंटे आती थी और सस्ती भी थी, अब कम भी हो गई है, लोड शेडिंग भी हो गई है इसकी, और महंगी भी हो गई है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि पहले अगर हमें 5 जगह से गैस मिलती थी, तो अब उसमें से 1-2 जगहों से गैस निकलना बंद हो गई है, तो जिसे हम कहते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो गए, डिप्लीट हो गए। तो अगर नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, तो हमारे लैंड क्या हो जाएगी, इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। और अगर नेचुरल रिसोर्सेज हम डिस्कवर कर लेते हैं, तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज डिस्कवर करने की वजह से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, मतलब लैंड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से क्वालिटी की बात करेंगे, अर्थ की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए हम फर्टिलाइजर्स यूज़ कर सकते हैं, खाद वगैरह डाल के हम उसको बेहतर कर सकते हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए हम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। जैसे अगर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कम होगा, अब दुनिया भर में आप साहिल समंदर देखें, उनके बीचेस देखें, तो भाई मिट्टी बाकायदा प्रॉपर कलर की होगी, ठीक है, पानी साफ़ सुथरा होता है, इंसान का दिल करता है वहाँ पर साहिल समंदर पे जाना, बीच पे जाना। एक हमारा बीच है यहाँ पर, अल्लाह माफ़ करे, जाते ही इंसान का दिल ख़राब हो जाता है, काला रेत, मतलब काली रेत, मिट्टी काली पड़ी है वहाँ पर। और अगर आप वहाँ खड़े होकर स्नैप वनैप बनाना चाह रहे हो, तो आपको नज़र आ रहा होता है आपने पाँव रखे में पानी में, और आप ऊपर से मोबाइल ऑन करते हैं, थोड़ी देर में प्लास्टिक आ जाता है, ठीक है, कोई बोतल का ढक्कन आ जाता है, फिर बोतल खुद आ जाती है। कहने का मकसद क्या है भाई, इतनी पोल्यूशन आप लोगों ने की हुई है कि आपके नेचुरल रिसोर्सेज तबाह हो रहे हैं। तो कहने का मकसद क्या है कि अगर हम अपने इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कम कर देंगे, तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की क्वालिटी क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। फिर जो लास्ट पॉइंट हमारे पास लैंड में आता है वो रिवॉर्ड फॉर लैंड है। रिवॉर्ड फॉर लैंड का मतलब जिन लोगों के पास लैंड है उनको बदले में क्या मिलेगा, तो उनको बदले में हम कहते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर के जो लैंड है इसका रिवॉर्ड जो है वो रेंट है, तो रेंट इसके बदले मिलता है। तो अगर हम इसको देखें तो हमें समझ में आया कि रिवॉर्ड फॉर लैंड जो है वो रेंट है, रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द पेमेंट बाय अ टेनेंट, टेनेंट का मतलब किराएदार है, विच इज मेड ओनली फॉर द यूज ऑफ लैंड। आपने अपना घर किराए पे दिया हुआ है, ज़मीन किराए पे दी हुई है, तो जाहिर सी बात है बदले में आपको किराया मिलता है, तो जो रेंट मिलता है वो आपका रिवॉर्ड फॉर लैंड है।
और अकॉर्डिंग टू सैमुअलसन रेंट इज द पेमेंट फॉर द यूज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट आर फिक्स्ड इन सप्लाई। और सैमुअलसन ने कहा है कि भाई लैंड जो रेंट है वो रेंट जो है वो उनका रिवॉर्ड है, उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का रिवॉर्ड है जिनकी क्वांटिटी फिक्स्ड है, यानी जो और बड़ी या कम नहीं। भाई ज़मीन का एक हिस्सा है ना जो अल्लाह ताला ने बनाया है दुनिया के अंदर, नेचर की तरफ से दिया गया है आपको, तो जो नेचर की तरफ से ज़मीन का हिस्सा है वो तो उतना ही रहेगा, तो वो तो कभी बढ़ नहीं सकता, कभी कम नहीं हो सकता। तो सैमुअलसन कहता है कि भाई रेंट वो पेमेंट है जो कि उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले में मिलता है जो कि फिक्स्ड इन सप्लाई है, और फिक्स्ड इन सप्लाई जो है वो आपके पास लैंड है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। तो जो पहला फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हमने पहला जो पढ़ा वो आपके पास लैंड था। लैंड के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि सर ये इसके दो मतलब होते हैं, एक ट्रेडिशनल मतलब तो ज़मीन है और एक इसका इकोनॉमिक मतलब जो है वो क्या है, आपके पास नेचुरल रिसोर्सेस है। फिर हमने इसकी मोबिलिटी पढ़ी थी। मोबिलिटी का मतलब था कि हम इसको फिजिकल या मल्टीपर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है आप लोगों को। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसको यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।